बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज फिर आपने खबर सुनी होगी और इस तरह की खबरें इन दिनों में आना बड़ी ही एक मतलब रिवायती सी बात है और हर दफ़ा हम सुन रहे होते हैं, सुनते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। दरिया सतलुज में आज पानी छोड़ दिया गया है हमारे दोस्त मुल्क की तरफ से, जिसे हमसे बहुत प्यार है। अपर राइबेरियन और लोअर राइबेरियन जो एक राइवलरी चलती है, वो लोग जो कि दरिया के ऊपर वाली हिस्से की तरफ होते हैं, उनका हमेशा जो दरियाओं के बहाव के रुख पे जो मुल्क होते हैं उनके साथ हर जगह पे एक तसादुम की सूरत हाल होती है। और हमारी तो तसादुम जो है वो सरहदी तनाज़ात से बढ़कर माशरती और फिर उससे बढ़कर बहुत सारी और ऐसी जगहों पर है मजहबी, जहाँ पर कि हम मुसलसल एक दूसरे के साथ टकराव की कैफियत में रहते हैं। मैं अपने हमसाया मुल्क भारत की बात कर रही हूँ, लेकिन अक्सर जगहों पे हम सोचते हैं, चाहते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए और होनी चाहिए हमसाया ममालिक के दरमियान एक अच्छे रवाबित ज़रूर कायम होने चाहिए। इसलिए कि जब आपने मिलजुल कर रहना हो तो फिर मिलजुल कर रहने के लिए एक दूसरे की बेहतरी सोचनी पड़ती है और सोचनी चाहिए, लेकिन ये वन साइडेड या एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमेशा दोनों जब किसी भी रिश्ते में मुखलिस होते हैं, भले वो अक़वाम हो भले वो अफराद हो, तो वही रिश्ते कामयाब और मजबूत होते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह का मामला है कि पानी दरियाओं में छोड़ दिया जाता है जब पानी ज़्यादा होता है और पानी रोक लिया जाता है जब पानी की ज़रूरत होती है, सो बहुत ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर वो तमाम मुनासिब इक़दाम किए जाएँ जिसके साथ आइंदा आने वाले दिनों में पानी की होने वाली कमी, जिसका सामना पूरी दुनिया को बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा, हम उसका सामना और मुकाबला करने के लिए तो तैयार हों। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारी बहस में, हमारे मुज़ाकरात में, हमारी बहुत सारी गुफ्तगू में और बातों में इन तमाम मसाइल का भी तज़किरा हो और देखा जाए कि जो मुनासिब जो इदारे या जो अफराद इनके ऊपर मुतय्यन है, क्या वो अपने अपने ड्यूटीज़ हैं सर अंजाम दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे तो उनकी इसके बारे में क्या पॉलिसी या हिकमत अमली है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के मसाइल का सामना किस तरह से किया जाएगा। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में और बहुत सारी और जगहों पर मसलहत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बुज़दिली और बहादुरी के दरमियान कोई एक बारीक लाइन अगर ड्रॉ की जाती है तो उस लाइन को शायद मसलहत कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर कोई इंसान अपने आप को उस वक्त खड़ा करता है जब हालात की मजबूरी जो है उसे स्टेज पर ले आती है कि जब वो बेबस हो जाता है और बहुत सारा कुछ जो वो करना चाहता है, जिस तरह से वो चीज़ों को सोचता है, वो चाहने और सोचने के बावजूद कर नहीं पा रहा होता। लेकिन इसका मतलब बुज़दिली हरगिज़ नहीं होता। इसके मसलहत जो है वो अक्लमंदी का और दानाई का तकाजा होता है। और ज़िंदगी में बहुत सारी दफ़ा हमने देखा बहुत बड़े बड़े लोगों में, जिसमें आक़ाए नामदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मसलहत और वक्त के और हालात के पेश नज़र जो फैसले किए, जिनमें सुलह हुदैबिया जिसे फ़तेह मुबीन कहा गया, जहाँ बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि मुसलमानों को उनके मकासद या उनके अज़ाइम में कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने भी इस एक सुलहजोई की तरफ कदम को, जिसमें कि मुसलमानों ने बहुत सारे ऐसे बातों को कबूल किया जो कि उस वक्त नागवार गुजर रही थी, या बहुत सारे और सहाबा किराम जो कि उस वक्त मौजूद थे उनको गवारा नहीं थी। सो बहुत सारी दफ़ा ज़िंदगी में इस तरह के मामलात आते हैं जहाँ पर हमें मसलहतन बहुत सारी चीज़ों को कबूल करना पड़ता है। और एक शेर भी है ना इसमें, बफ़ैज़ मसलहत ऐसा भी होता है ज़माने में कि राहज़न को राहबर कहना ही पड़ता है। सो बाज़ औक़ात मसलहत आपको इस स्टेज पर भी ले आती है। ज़रूरत इस बात की होती है कि ज़िंदगी में जब भी हम ज़िंदगी की जो जंग है वो किसी एक चौमुखी जंग है ये, और चौमुखी जंग का अगर हमें पता हो ये मुख्तलिफ अंदाज में लड़ी जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हमारी मर्ज़ी के मास पर, हमारे पसंद के हालात के तहत, हमारे चुनाव किए हुए वक्त के तहत लड़ी जाएगी। इसका वक्त का तयन, जगह का तयन और हालात का तयन जो है बाज़ औक़ात हमारी सोच से, हमारी पहुँच से, हमारे इख्तियार से बाहर होता है। तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि हम बहुत सारी अपनी फ़ैकल्टीज़ को सामने रखते हुए और उनको इस्तेमाल करते हुए, जिनमें से एक जो है कि हम दानाई, अक्लमंदी और मसलहत के तहत क्या कदम उस वक्त उठाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी कादिर हों और सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह बहादुरी की एक जो पॉलिसी है उसको ना अपनाएं। ये एक टिप है छोटी सी जो कि मेरे जहन में आई, से मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। आप सुन रहे होंगे इस्लामाबाद पिंडी में मौसम खुशगवार है, जिसका मतलब है कि बरसात क्या और सावन का जो मौसम है वो अपनी हरियाली और उसके साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ अपनी खूबसूरती के साथ अरूज पे, जिसमें पहाड़ जो हैं वो उजले नज़र आते हैं, हरियाली निखरी नज़र आती है और सड़कें धुलकर और भी ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। जहाँ जहाँ पे मतलब ये तमाम चीज़ें ज़्यादा खुल के नज़र आती हैं, वहाँ मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार और मूड भी अच्छा लगता है। सो आज आपकी मुलाकात हम अपने जिस मेहमान से कराएंगे वो भी कुछ आपके मूड को बेहतर करने का साज और सामान लेकर आए हैं। इससे कि खूबसूरत अंदाज से गाते हैं और सीखे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने पॉप एंड रॉक जो है उसमें कदम रखा है और खूबसूरत अंदाज में अपने वालिद की जो एक रिवायत है उसको लेके आगे चल रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से कराऊंगी, जिनसे आप ज़बरदस्त से म्यूज़िक जो है वो सुन सकेंगे। सो शान खान जो हैं वो आज अपने बैंड के साथ हमारे साथ होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने डिस्कस करना है एक ऐसा चीज़ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। आजकल हम कंफ्यूज होते हैं
और हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए या उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें बेहतरीन स्कूलों में भेज दें, क्या हम उन पर बहुत सारे पैसे लगा दें और हम चाहें कि वो उसके बाद ज़िंदगी में कामयाब हों। एक अच्छे ग्रेड लेने वाला शख्स या बच्चा क्या ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है? मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि बैक बेंचर होते थे और वो कामयाब भी हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते थे, बहुत अच्छे कामयाब हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में शायद सुकून, खुशी और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि इंसान को बाज़ औक़ात हासिल करनी पड़ती हैं। जैसे भी मैं एक चीज़ का जिक्र कर रही थी कि मसलहतन आपने ये कैसे सीखना है कि मसलहत का तकाज़ा किस वक्त क्या है और आपने उसको किस हद तक पूरा करना है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, आज ये हमारा गुफ्तगू का महवर मरकज़ है, जो कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप देख सकेंगे, जिसमें हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होंगी, जिसमें हमारे साथ एजुकेशनिस्ट होंगे और हमारे पैनल जो है ये कुछ अपनी एक्सपर्ट राय जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा है। शुमाइला ज़ुबैर जुवेरिया सेठी और डॉक्टर नबी बख्श जुमानी जो है, इनसे गपशप और मुलाकात आज शो का हिस्सा रहेगी। सो ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करनी है अपने बच्चों से मुताल्लिक, जिनके बारे में कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमारी तशवीश और कंसर्न होता भी है और होना भी चाहिए, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ना सिर्फ मुल्क व कौम के मेहमान हैं, बल्कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हमारी ज़िंदगी की बागडोर भी इन्हीं के हाथों में होगी। और ये एक खैर गलत कॉन्सेप्ट भी है हमारा, जिसकी वजह से हम फिर बच्चों के ऊपर बहुत सारा ऐसा बोझ लाद देते हैं जो कि हमारी गैर ज़रूरी तवक्कुआत का होता है और खुशियों का होता है जो हम चाहते हैं कि वो पूरी करें। आज हमने सिर्फ इस पे बात करनी है कि आखिर सही रास्ता क्या है। इतने सारे स्कूल सिस्टम्स में, इतने सारी जगहों में से कहाँ भेजें बच्चे को, कैसे उसे पढ़ाएं कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो और ज़िंदगी में कामयाबी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है शुमाइला ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम, साइकोलॉजिस्ट हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। और जवेरिया सेठी, अस्सलाम वालेकुम जवेरिया जी, कैसी हैं? बिल्कुल एजुकेशनिस्ट हैं आप और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जहाँ तक मुझे पता आप हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं और उससे पहले आपने खुद क्या किया? मैं लम्स की स्टूडेंट, आई एम लम्स ग्रेजुएट एंड उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था हार्वर्ड से, इट वाज कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज मैं एक स्कूल खोलना चाहती थी और वो स्कूल खोलने के लिए मेरी जो रिसर्च थी वो तकरीबन 4-5 साल तक चलती रही, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि एक रन ऑफ द मिल बिल्कुल जैसे बाकी स्कूल चल रहे हैं वैसा एक और स्कूल खुल जाए। काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में, काफ़ी समझना चाहा कि इंसान, उसके लिए आप हार्वर्ड गई? जी जी, उसके लिए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पढ़कर स्कूल खोला। चलिए इंटरेस्टिंग, हम बात करेंगे इस बारे में। और डॉक्टर नबी बख्श जुमानी साहब भी मेरे साथ हैं, डीन है सोशल साइंसेज के और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। इस्लाम में कौन सी यूनिवर्सिटी? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और आपका PhD जो है वो एजुकेशन में है। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आपसे बात शुरू करना चाहूँगी मैं, आपके ख्याल में आजकल के दौर में अगर हर माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहता हो तो तालीमी नुक्ता नज़र से उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही जामे सवाल है। इस पे जितना भी बोला जाए बड़ा कम होगा, लेकिन मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ तो आपको बताऊँ। एक तो पहलू ये है कि पेरेंट्स को स्कूल एजुकेशन कैसी देनी चाहिए और स्कूल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। स्कूल के जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स पाकिस्तान में, उनमें से कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। हमें यहाँ क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम ऑन एयर है, तो हमें देखना पहले पाकिस्तान के सिनेरियो पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी रूरल एरियाज़ के भी हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 69-70% आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है। हम इस्लामाबाद में बैठ के जब बात करें तो हमें पूरे पाकिस्तान का जो डाइवर्सिफाइड या कैलेडियोस्कोपिक कल्चर है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के अगर कराची की, लाहौर की या बड़े शहरों की बात करेंगे, या इस्लामाबाद में बैठ के हम भूल जाएं कि हमारे पड़ोस में या हमारे बिल्कुल करीब तरीन जो तहसील है उनकी क्या हालत है, तो हमें ये इस सवाल के जवाब में ये तनाजुर को होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो पर्सपेक्टिव वो ये है कि पहली बात तो रूरल एरियाज़ में स्कूल सिलेक्शन के कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो एक ही स्कूल है, क्योंकि
पाकिस्तान गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है उसमें ये फैसला था कि इतने किलोमीटर्स के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए ठीक, प्राइमरी, उसके बाद उसके जो लार्जर डिस्टेंस पे मिडिल स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल, फिर हाई स्कूल। ठीक, यानी उनके पास कोई बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। टाउन, छोटे छोटे गांव में जो रूरल एरियाज़ हैं, जो फार फलंग एरियाज़ हैं, उसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। बाकी छोटे टाउन्स हैं जिसमें आप सिंपली मैं समझाऊं कि जिसकी टाउन कमेटीज़ हैं, जिसमें वो टाउन कमेटीज़ उसमें होती है यूनियन काउंसिल के बाद टाउन कमेटी, डिपेंडिंग के उसमें पॉपुलेशन का नंबर स्पेसिफिक होता है तो टाउन कमेटी। आपकी बात समझ आ गई ऑप्शन होता है। कि समझ आ गई कि कुछ बड़े कस्बे हैं वहाँ पर शायद एक आध प्राइवेट स्कूल हमें मिल जाए, वरना ज़्यादातर सरकारी या नीम सरकारी स्कूल जो हैं, और सरकारी स्कूल भी वो हैं जिनकी इमारतें नहीं हैं, बच्चे मैदानों में बैठ के पढ़ने पे आज भी मजबूर हैं, जहाँ उस्ताद आता नहीं है, आता है तो वो छड़ी के ज़रिए से या मारपीट या तशद्दुद के ज़रिए से पढ़ाना या फिर मुनासिब वक्त न देना ही आज भी एक रिवायत है। तो एक तो हमारा बहुत आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरह के बच्चों पर मुश्तमिल है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके साथ दूसरे उस एरिया की जहाँ पर के वालिदैन जो है वो कंसर्न है अपने बच्चों के साथ और चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सूरत हाल है, जहाँ पे कि 25 स्कूल हैं और हर एक स्कूल जो है वो फीस में एक दूसरे से बढ़कर है, और उसके साथ साथ मराहत और पेशकश जो वो करते हैं उसमें भी वो बड़े खुशनुमा दावे और बातें करते हैं, तो उसमें सिलेक्शन किस बेस पे और कैसे होगी, कि क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन एक नुक्ता और मैं बताऊं जहां मेरी पहले बात हो रही थी, ताकि फिर हम आगे इसको आसानी से मैं वजाहत कर सकूंगा देखने वालों के लिए। जो छोटे छोटे शहर हैं जिसमें स्कूल्स का ऑप्शन अवेलेबल है कि मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, वो स्कूल बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। हाँ बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है, उसमें भी वो ऑप्शन नहीं है कि मजबूरन, या उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो मैं बड़े एहतियात के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि उसमें बहुत ही बुरी हालत है। ये बात समझ आ गई है। और जो प्राइवेट स्कूल्स भी जो छोटे शहरों में है उनकी भी बहुत ही बुरी हालत है। तो क्या यहाँ पर बड़े शहरों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी हालत अच्छी है? उनमें एक बहुत बड़ी जो मैं समझता हूँ कि उनमें जिसको आप पॉजिटिव चीज़ ये करें कि उनकी एफर्ट तो है, उनकी एस्पिरेशंस तो हैं। हम यहाँ पे रुकते हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप एग्री करेंगी इससे, और कैसे वालिदैन ने मुंतखब करना है कि उन्होंने अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, और वहाँ पर जहाँ पर वो भेज रहे हैं क्या चीज़ें उन्हें मद्देनज़र रखनी चाहिए? आई थिंक जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजने वाले होते हैं तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ने अपनी नीड्स को समझना, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं अपने बच्चे को। मतलब आज अगर हम कहते हैं कि हम हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, है ना? माएँ कितनी बैठी हैं यहाँ पे, कितनी माओं की ख्वाहिश है बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए? आपने हौसला किया, आपकी भी है, बाकियों की नहीं है। किन पेरेंट्स की ख्वाहिश नहीं है कि बच्चे, हाँ तो फिर सब हाथ क्यों नहीं खड़ा करें? मुझे ये इस बात पे बड़ी ख़वातीन पे एतराज़ है। अब 2 शादियों की बात करते हैं, सबको एतराज़ होता है, जब कहीं बात करें तो कहती नहीं बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। तो मतलब ऐसे नहीं, बताएं कितनी वालिदैन की ख्वाहिश है, कितनी वालिदा चाहती हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने? सब 100%, जितनी यहाँ पे मौजूद है उनमें से कोई भी नहीं है, ये वालिदैन की ख्वाहिश है। देखिए मसला यहाँ पर आता है कि जब वालिदैन भी स्कूल सिलेक्ट करने जाते हैं तो इसको मायोपिक विजन कहते हैं इंग्लिश में, कि महदूद सोच के साथ वो स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं। मसला यहाँ पे है कि डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, इस सवाल को कोई नहीं उठाता, बस बनना है। अल्टीमेट जो आखिरी गोल है ज़िंदगी का, या बच्चे की एक ज़िंदगी आगे शुरू होने वाली है, आज हम जिस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, चाहे अगर वो क्लास प्री स्कूल में आता है सबसे छोटे लेवल पे, वो 3 साल का होता है, और जब वो स्कूल से निकलेगा तो वो 2028 में निकलेगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस टाइम दुनिया किस तरह की होगी, क्या करियर ऑप्शंस होंगे, डॉक्टर हैं तो किस तरह के डॉक्टर्स ज़्यादा आगे होंगे। तो मसला ये है कि हम लोग जब इस महदूद सोच के साथ बच्चे को एक स्कूल भेज देते हैं तो हम उस पर सारी ज़िंदगी उस पर ये प्रेशर डाली रखते हैं। आपको शायद एक वेल सेटल्ड इंसान जिसको कहते हैं, उसको हमेशा हम पैसे के साथ कितना वो अर्न कर रहा है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। हम कभी बच्चों को बहुत छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में मैटर करती हैं उनको हम वैल्यू करना नहीं सिखाते हैं। तो अगर हम कहें कि जी हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा किसी भी स्कूल सिस्टम से निकले पढ़कर तो वह एक अच्छा इंसान बन जाए,
तो शायद उसके लिए फिर ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। हमें समझते हैं कि अच्छा इंसान बनना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान बन के अगर भूखा रहे तो हमें इतना ऐसा अच्छा इंसान कोई अच्छा नहीं लगता। नहीं देखिए, अगर आप डाकू है, लुटेरा है, लेकिन पैसा माल उसके पास ठीक ठाक है, तो हमारे नजदीक कोई कामयाब इंसान है। और हम ऐसे कामयाब इंसानों की भरमार अपने माशरे में देखते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं। सो वी नो मोर कंसिडर ये जिस अखलाकियात का आप हमें दोबारा से सबक देने की कोशिश करें, इसको तो हमने भुलाया है बड़ी मुश्किल से। तो यही मसला है ना, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं तो हम आपस में भी बैठ के एक दूसरे की बुराई इसीलिए कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे लोगों में सब्र नहीं है, हम लोग एक दूसरे को खुश होता हुआ या कुछ कामयाबी हासिल करता हुआ नहीं देख सकते। इन सब की जो जड़ है वो यही है कि किस तरह की स्कूलिंग से या किस तरह के, और दूसरा मसला ये है कि हम स्कूल को हर चीज़ के लिए ना जिम्मेदार ठहराते हैं और भूल जाते हैं कि अगर हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। बच्चा एक इतनी ज़्यादा उनमें तजस्सुस होता है, वो हर किसी कोई बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, वो बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है बच्चा, हमने बच्चा स्कूल भेज दिया, वो वहाँ से डॉक्टर बन के निकल गया, बच्चा कामयाब हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी बातें जो ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर करती हैं और जिनमें कोई पैसा या कीमत उनके साथ कोई अटैच होती ही नहीं है, शायद वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक अच्छे और कामयाब इंसान को बड़ा के बारे में अभी बात करते हैं। जवेरिया, एक कॉलर भी साथ हैं, फिदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैडम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक हूँ। एक अरसा हुआ मेरा ख्याल है कि आपने एक अरसे के बाद शो में दोबारा कॉल किया है। थैंक यू वेरी मच। मैडम मैं तो आपका बेसिकली रेगुलर व्यूअर्स हूँ, रमजान पूरा भी देखा है आपका। लगन ये है कि वो टाइम इतना बात पर नंबर बिजी होता है और टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपका मॉर्निंग शो तमाम मॉर्निंग शो से हट के और माशरे की इस्लाह के लिए होता है, बड़ा अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी टीम को लॉन्ग हेल्दी लाइफ दे, लाइफ बड़ी जरूरी है। मैंने सिर्फ ये जो डॉक्टर नबी बख्श हैं या और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे ये पूछना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। जी फरमाइए। वो ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को घर में पश्तो या हिंदको या पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है और वो जब स्कूल में जाते हैं तो उर्दू, और बाज़ वालिदैन मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं। जी वो बच्चा जो है वो एल्बो बोलता है, खीरे को बोलता है क्यूकम्बर्स। तो बच्चे का माइंड हाइब्रिड हो जाता है, वो मिक्सअप हो जाता है जी। तो क्या वो मादरी जुबान का बोलना घर में बड़ा जरूरी है बच्चे की जखीरा अल्फाज और कॉन्सेप्ट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए? हमारे यहाँ ये बड़ा मसला बना हुआ है हाइब्रिड किस्म का। बिल्कुल। तो मैं ये इस चीज का बिल्कुल मानता हूँ कि इंग्लिश बड़ी जरूरी है और वर्ल्ड ऑर्डर है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी मादरी जुबान को देना बच्चों में, वालिदैन के लिए या वो जो उस्ताद है उनके लिए क्या जरूरी है ये? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी बात जो है, सुबह मैंने ये शेर अपने सामने नोट किया हुआ था, तो मैंने कहा, मेरे साथ टीम काम करती है सारी क्वालिफाइड बायोलॉजी में, नाम नहीं लेती, लेकिन मैंने कहा यार मुझे वो शेर जो जरा लिख के ला दो। तो मुझे जो शेर मिला वो इस तरह से, और कल तो मुझे ये शेर रोमन अंग्रेजी में लिखा हुआ मिला था। कल भी मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं। तो जब मैं वापस गई तो मैंने बुलाया सबको और मैंने कहा यार ये रोमन अंग्रेजी किसने लिखा है ये इस तरह से? तो उन्होंने कहा जी हमें उर्दू का कोई पेपर ही नहीं रह गया, पहले इस्लामियात भी उर्दू में पढ़ते थे तो कुछ ना कुछ पता होता था, अब तो इस्लामियात भी हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो हमारा उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। सो वो उर्दू को अंग्रेजी में लिख के मुझे दे रहे थे। और ये हैंड राइटिंग जब क्लास 2 में मेरी थी तो मुझे याद है कि मेरे अब्बा हमें तख्ती लिखाया करते थे और हमारे ऊपर बाकायदा जबरी मुशक्क़त का सा सीन होता था, और हमें होता था कि नहीं जी आपकी हैंड राइटिंग ज़रूर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बड़ा आपको निखार के और संवार के लिखना चाहिए। वक्त बदल गया और वक्त के साथ जैसे उन्होंने कहा हाइब्रिड एक जो हमारी ब्रीड आ रही है अब, जो रहती पाकिस्तान में है लेकिन जूलियस सीज़र और इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें पता है, नहीं पता तो अपनी तारीख़ अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। क्या ज़रूरी है कि आपके ख्याल में सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए और सारे अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट या नज़रियात ही दिए जाए? मैं आपसे ज़्यादा इस बारे में ज़रूरी बात करूँगी, लेकिन पहले जवेरिया छोटा सा आपका इसमें अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो है अभी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि कितनी लैंग्वेजेस बच्चा ले सकता है और समझ सके। मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि जो कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं तो वो भी मादरी ज़ुबान को निगलेक्ट नहीं करते। वो नहीं कहते कि जी आप सिर्फ अंग्रेज़ी में ही पढ़ाएं, बायलिंगुअल बोलते हैं। ऐसे स्कूल्स को ट्राइलिंगुअल भी होते हैं जहाँ पे 2 से 3 ज़ुबानें जो होती हैं वो आम जिस तरह तरबियत के लिए यूज़ हो रही हैं, तो 2 से 3 ज़ुबानें तकरीबन दुनिया भर के स्कूलों में यूज़ होती हैं। इंग्लिश हमारे लिए एक एज
जो कहते हैं कि आसानी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि ताकि बच्चा किसी बाहर मुल्क में जाता है कहीं और किसी से बातचीत करता है तो उससे आसानी हो जाए। बिल्कुल सही। हम काफ़ी हद तक ना कॉम्प्लेक्स की हद तक इंग्लिश को अपने साथ जोड़ के रख लेते हैं और उर्दू को हम हिकारत की नज़र से फिर देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी एडवांस सिस्टम भी उठा के देख लें, जो काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स बाहर के सिस्टम्स ला के अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी एटलीस्ट वो कहते हैं कि मादरी ज़ुबान के लिए आप अपना बताएं कि आपने क्या अरेंजमेंट किया है कि यहाँ पे बच्चे को मादरी ज़ुबान कैसे सिखाई जाएगी। क्योंकि जब तक आप अपने कल्चर को और आपकी जो रवायात हैं उनको आप पकड़ के नहीं रखेंगे, तब तक आप हमेशा सिस्टम में, प्लेस में कहीं भी आपकी प्रॉपर जगह नहीं बनेगी। अच्छा जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं शुमाइला जी, कितना ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट के बच्चे जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान से भी मतलब सीखते हैं, उसको भी पता हो उनको कि ये क्या है? देखें, जो ह्यूमन ब्रेन है, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, द क्राउन ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। इसका मतलब है हमारा जो जहन है, हमारा जो दिमाग है, वो इतना छोटा नहीं है या इतना लिमिटेड नहीं है कि वो एक ज़ुबान को जो है वो कर सके, एक्यूमुलेट कर सके और उसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चा बोले। बल्कि आप देखें कि अब ये जो नया ट्रेंड निकल चुका है, समर कोर्सेज में आप अपने बच्चे को फ्रेंच सीखने के लिए भेज रहे हैं, आप चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो वाई नॉट उर्दू? आप देखें, चाइना में अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो अपनी ज़बान को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, वो चाइनीज़ में लिखी होती हैं। वो क्यों लिखी होती हैं? वो इसी वजह से क्योंकि दे आर प्रमोटिंग इट। तो हम जो हैं although it's very necessary for our children। नफ्सियाती असरात क्या होते हैं अगर कोई बच्चा अपनी ज़बान बोलना भूल जाता है? होता यह है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो उनके डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत हाई फाई स्कूल में एक सिस्टम में उन्होंने भेज दिया है, बच्चे को बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि वो इंग्लिश बोले। बट अब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसने जिस जगह जाना है, जिस दुकान पर जाना है, जिन लोगों से बाहर मिलना है, जिस लेमैन से उसने बात करनी है, अपनी गाड़ी ठीक करने मैकेनिक के पास जाना है, उससे उसने क्या इंग्लिश में बात करनी है? क्या हमारे जो मैकेनिक्स बाहर वर्कशॉप्स में बैठे हुए हैं वो इंग्लिश में हमसे बात करते हैं? दे स्पीक इन पंजाबी, दे स्पीक इन उर्दू। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। माशरती असरात हो गए ना, क्या कोई नफ्सियाती असरात भी होते हैं इंसान के ऊपर जब वो नहीं जानता है जिस माहौल में वो रहता है, जब वो उस माहौल में ही, सॉरी मुझे इसका उर्दू में नहीं लफ्ज़, एलियन हो जाएगा और जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल में ही उसकी जड़ें नहीं हैं, वो कहीं और का पौधा बन जाएगा, उसकी सोच किसी और तरह से होगी, वो जिस जहाँ पे है उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है, तो क्या असरात होंगे? इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुशामदीद। हम आज बात कर रहे हैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, और बेसिकली जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम अपने बच्चों को कामयाब इंसान कैसे बना सकते हैं। हमारी बीच में सिर्फ एक बात जो कि फिदा साहब ने सवाल उठाया है, नफ्सियाती असरात क्या होते हैं जब बच्चे अपनी ज़बान बोलना भूल जाते हैं? देखिए, होता यह है कि एक बच्चा है, जब आप उससे बहुत ज़्यादा नसीहत करते हैं ना तो वो अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन एक मिसाली किरदार देखने के लिए वो अपनी आंखें खुली रखता है। और मिसाली किरदार उसके लिए कौन है? उसके घर में उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को जब वो ये देखेगा कि भाई ये ख़ुद तो उर्दू बोलते हैं या उर्दू उन्होंने भी कम कर दी है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू में मेरा स्कोर लो है, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, जब आम कम्युनिटी में जाता हूँ आई हैव टू स्पीक इन उर्दू, तो क्या है, एक कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन उसको घेर लेती है। अब एक बच्चा है वो ये कहता है कि मैंने ये येलो राइस खाने, वो जर्दा कहना ही नहीं आता उसको, तो वहाँ पे क्या है, एक कन्फ्यूजन है, एक इनसिक्योरिटी है कि जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस घर का, जिस देश का वो हिस्सा है, उसका भेस ही वैसा नहीं है, जबकि उसकी जो रूट्स हैं वो उस ज़मीन में हैं, लेकिन उसको जो हवा मिल रही है वो आर्टिफिशियल मिल रही है। तो क्या होगा कि क्या वो एक तनावर पौधा बनेगा? क्या उसमें एक नेचुरल वेजिटेशन आएगी? नहीं आएगी। उसमें वो सब चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या हैं? अच्छा, लेकिन फिर अब हमारी मजबूरी है
कि हमने भेजना तो है, भेजना इसलिए है, कि- बिल्कुल है। इसलिए कि ग्रेड्स, अब आ जाती है ग्रेड्स गेम। ठीक है। मुझे बताएं ग्रेड्स कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में कामयाबी के लिए? जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो तकरीबन 100 साल पुराना है। उससे पहले ये स्कूल्स होते ही नहीं थे। हमें तो लगता है कि पता नहीं कब ज़माना कदीम से स्कूल बने आ रहे हैं, बट स्कूल इस तरह नहीं थे। तब नई नई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो फैक्ट्रीज़ होती थी और फैक्ट्रीज़ के लिए वर्कर्स चाहिए थे जो क्वालिफाइड हों, जो कि एक फैक्ट्री लाइन चल रही है तो एक एक स्टैंप लगा के उसे आगे करते रहे। उन चीज़ों को केटर करने के लिए स्कूल्स इन्वेंट हुए थे। उससे पहले उस्ताद शागिर्द वाला रिलेशनशिप होता था, one to जाते one, थे 1 to 1 होती थी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में जाके तालीम और तरबियत चलती थी और सही चल रही थी। उसके बाद जब ये सारा सिस्टम आ गया, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, इस सब के लिए ये सारा सिस्टम बना, तो एज ए रिज़ल्ट वो बच्चे प्रोड्यूस होना शुरू हो गए या वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो सारे एक जैसे थे। ठीक है, एक फैक्ट्री में से पूरा बैच निकल रहा है स्टूडेंट्स का, स्कूल को मैं फैक्ट्री बोल रही हूँ, जो सारे एक जैसे हैं, जो एक ही काम बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से कर सकते हैं, जो अपना दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करते। और ग्रेड्स क्या थे उसमें कि जो सबसे बेहतर, सबसे तेज़ तरीके से वो काम करता था उसको ए ग्रेड मिल जाता है, फिर बी और सी। लेकिन असल में अगर आप ग्रेडिंग को समझें और सिस्टम को समझें तो ग्रेडिंग इज़ अ वेरी फॉर्मेटिव, इसे कहते हैं कि आपको बताने के लिए कि किस बच्चे को कितनी मेहनत ज़रूरी है उसके लिए ग्रेड्स को यूज़ करना यानी चाहिए। ग्रेड टीचर के लिए है बेसिकली, टीचर के लिए, बच्चे के लिए नहीं, कि टीचर को पता लगे कि ये बच्चा अगर बी ग्रेड ले रहा है तो शायद इसको इतनी और मेहनत की ज़रूरत है ताकि ये और बेहतर कर सके। लेकिन हम वालिदैन जो होते हैं और ओवरऑल जो सिस्टम बन चुका है उसमें ग्रेड ही गोल बन गया है कि चलो ठीक है बाकी देखा जाएगा, ए आ जाए, ठीक है, और ए की लाइन लग जाए। अब ईंट उठाओ तो ऐसे बच्चे निकल आते हैं, स्ट्रेट एज निकले हैं, 80% 90%, इस तरह का ऐसे बच्चों का ढेर लग गया है। मसला अब इस सब में ये आ जाता है कि वो जो बच्चा जो कि रातों की मेहनत करके ए ले रहा है वो ए क्यों ले रहा है उस बच्चे को भी नहीं पता। वो सिर्फ इस ए के लिए ले रहा है, से पता है उसने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हाँ। उस टेस्ट के लिए वो ए ले लेगा, ठीक है। लेकिन जब वो ए ले लेता है उसके पीछे जो एजुकेशन का प्रोसेस है, एजुकेशन का प्रोसेस ये है कि हम लर्निंग के लिए पढ़ें, तो वो गोल ख़त्म हो जाता है। आप लर्निंग के लिए नहीं कुछ उठा रहे, आप किताब लर्निंग के लिए नहीं उठा रहे, आप ग्रेड के लिए उठा रहे हो, तो आप असली पर्पस को ख़त्म कर देते हो वहाँ पे। फिर इस तरह के बच्चे जब आगे जाते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी की जो एफर्ट होती है वो दूसरों के ऊपर स्टेप करके आगे निकलने की होती है कि चलो इस बच्चे को भी पीछे छोड़ा, इसको भी छोड़ा, इन सबको पीछे छोड़ा, मैं सबसे आगे निकल गया। तो वो उनकी ना पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है, दूसरों के ऊपर स्टेप करके आगे जाना। ठीक, इस तरह के बच्चे तो जब ग्रेड सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बच्चों से बातचीत तो कर सकते हैं ना। उनको ये तो कह सकते हैं कि बेटा आप पढ़ रहे हो तो आप ग्रेड्स के लिए ना पढ़ो, आप सीखने के लिए पढ़ो। क्यों हम पागल, हम ये कहेंगे हम इतनी फीस देकर भेजते हैं, हम उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वो पढ़ें ताकि पढ़ लिख कर वो उनके हाथ में डिग्री है, उस डिग्री को लेकर वो एक मुलाजमत कमाए। अगर हम ये कह देंगे जवेरिया तो बच्चों को तो पहले ही बहाना चाहिए, वो कहते हैं चलो अम्मा अब्बा ने कह दिया अब तो खैर है, अब तो बहुत फर्क सही पड़ता है। idea है। बिकॉज जब मैं एक स्कूल चला रही हूँ मेरे पास इस तरह के पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेरा एक स्कूल जो है वो वैसे ही नौयत उसकी काफ़ी फ़र्क है। हमारे स्कूल में टेक्स्ट बुक्स नहीं है, हमारे स्कूल में फिक्स कमरे नहीं है जहाँ पे बैठ के पढ़ना है। हमारा स्कूल एक कम्युनिटी की तरह है जो कि है एक प्राइवेट स्कूल, लेकिन तकरीबन उन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया जो एजुकेशन को समझ अच्छा, गए हैं। यहाँ पे एक सवाल मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगी और एक कॉलर को भी शामिल करूंगी। सवाल ये है, आपको पता है हमारे यहाँ ये जो है ना माशरती तबकाती निज़ाम, इसमें बड़ा सोच का फ़र्क है। एक माँ जब अपने बच्चे को पढ़ा रही होती है और गुर्बत में पढ़ा रही होती है तो कहती तुम्हें पता है हमारे पास जो कुछ था ना वो हमने तुम्हारी तालीम पे लगा दिया है, और अब तुमने ना बड़े होकर तो हमारे दिन बदलने हैं, हमारे भी दिन फिरने चाहिए। तुम वो उनके पास देखा गाड़ी भी है, बंगला भी है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, तुमने भी बड़े होकर ये सारा कुछ अर्न करना है क्योंकि उनके पास तालीम है, तो हमने तो सारा कुछ लगा के तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम्हारा काम है कि तुमने करना। अब आप इस सोच को क्या बदलेंगे और कैसे और क्यों बदलेंगे? मतलब उनकी उम्मीदें और ख्वाब आप देखिए मोटिवेशन अगर वो इस तरह दे रही हैं कि ठीक है उनके पास गाड़ी बंगला है, सही है आप दो, बिकॉज सही है अगर किसी के पास नहीं है तो उसका दिल करता है कि हाँ हमारे पास भी ये हो, बट ये तरीका कि सिर्फ यही रास्ता है ये अचीव करने का, वो थोड़ा गलत है। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा जी कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। फरा आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए।
बिल्कुल ठीक ठाक। पर आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है शो आपका, मैं रेगुलरली देखती हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और बहुत डिसेंट आपके टॉपिक्स होते हैं, बहुत डिसेंट आपका शो है। मेहरबानी, आज के टॉपिक पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? आज हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों की एजुकेशन और उनकी तरबियत पे खास तवज्जो देनी चाहिए पेरेंट्स को, और टीचर्स को भी उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम करना चाहिए, जो भी उनके स्कूल। थैंक यू सो मच। जी, और फरा मैं ये कहना चाह रही थी स्पेशली कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। आपका बहुत शुक्रिया। ड्रेस आगा नूर का है और आगा नूर के ड्रेसेस हैं ही बहुत प्यारे। हमेशा जब भी मैं उन्हें पहनती हूँ तो इट्स कंफर्ट लेवल उनका बहुत अच्छा है। वैसे भी उनका स्टाइल मुझे भी पसंद है, बहुत सारे और लोगों को भी पसंद है। सो आप भी इसे हासिल कर सकती हैं आगा नूर के किसी भी स्टोर पे जाके। थैंक यू सो मच आयशा, कॉल करने के लिए शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी बहस चल रही है यहाँ पे, अब आप मुझे बताइए कि वालिदैन मतलब अब हम क्या करें? यही वो उलझाव है जिसमें हम फंसे रहते हैं कि क्या हमने अपने बच्चों को ये कहना है कि तुमने ग्रेड्स लेने हैं और तुमने आगे बढ़ना है, या हमने कहना है कि बेटे कोई बात नहीं, तुम अपनी मर्जी से पढ़ो, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, जाओ तुम दुनिया को, जिंदगी को एक्सप्लोर करो। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि रोटी का जहाँ मसला हो, जहाँ रोटी का इशू हो, वहाँ पर इतनी लिबर्टी के साथ कोई भी नहीं कुछ कहता। मुझे आपसे जानना है इस बारे में कि वालिदैन को फिर क्या कहना है अपने बच्चों को ताकि वो ज़िंदगी में पढ़ें भी और कामयाब भी हों। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ रोटी का मसला है, तो अगर एडवांस कंट्री की आप अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इनकी बात करेंगे तो वहाँ तो ठीक है, उनको कहा जाए कि आप ग्रेड्स के चक्कर में न रहो, लर्निंग के चक्कर में रहो। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम या एवेल्यूशन सिस्टम है उसमें काफ़ी मसाइल हैं एज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो और दूसरा हमारे जो सोसाइटी का जो माइंड सेट है, हमारी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस है, वो सारे ग्रेड बेस्ड नंबरों पर है। तो अब ग्रेड ये भी नहीं है कि जी ग्रेड बच्चा अगर अच्छा ग्रेड लेगा तो वो उसकी लर्निंग की निशानदेही नहीं हो रही है। यस, वो हो रही है कि वो एक तो टीचर को असेसमेंट हो जाती है, टीचर को एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है कि इस अगर बी ग्रेड लिया है तो ए ग्रेड लेने में इसको कितनी मेहनत की, एफर्ट की ज़रूरत है, और अगर ए ग्रेड लिया है तो इसने कामयाबी कि किस हद तक किसने कामयाबी ले ली, वो एक इंडिकेटर है कि आप ए ग्रेड है तो आपने इतने कामयाब हैं, बी ग्रेड। तो वो न सिर्फ टीचर के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए भी है। वो एक तो अगर आप एक इंसान की फितरत है, अगर आपको कामयाबी आएंगी तो आपको इनकरेजमेंट आएगी, ठीक है ना। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये जो क्लासिकल थियरी ऑफ मोटिवेशन है, उसको देखना पड़ेगा। स्टूडेंट को हमारे मुल्क में ग्रेड एज ए सिस्टम भी ज़रूरी है, एज ए फ़र्द भी ज़रूरी है, एज अर्निंग भी ज़रूरी है। आप अच्छे ग्रेड में आएंगे तो आपकी किसी जॉब में प्लेसमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल मैं दूं कि यूनिवर्सिटी में नौकरी लेने के लिए अगर आपका कोई 3rd डिवीजन है तो आप थ्रू आउट, अगर कोई एक 3rd डिवीजन है तो आप यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं ले सकते। आप पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे सूबाई हो चाहे फेडरल हो, उसमें आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, वो लिखते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कमिंग बैक, आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था जो ग्रेड्स के अलावा ज़रूरी हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ग्रेड्स भी हमें लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ कौन सी चीज़ें जो नज़रअंदाज ना हो। और फिर शुमाइल, आपसे भी यही सवाल कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ नंबर ही तो ज़रूरी नहीं है ना, नंबर्स के अलावा भी हमें ज़िंदगी में बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं जिन्हें हम लाइफ स्किल्स कह सकते हैं, जो ज़िंदगी को गुजारने के तरीके, सलीके, करीने हैं। वो तो हमें किसी किताब में नहीं पढ़ाए जाते। यानी मैंने ज़िंदगी में हारना सीखा था डिबेट्स कॉम्पिटिशन में। आई एम वेरी थैंकफुल, अगर मैं उन मुकाबलों में ना उतरती तो मुझे हार को एक्सेप्ट करना ना आता कि जब आप हार जाते हैं, टूटे हुए होते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते कैसे हैं, आपका दिल मरा हुआ होता है और आप बड़े बुझे हुए होते हैं, लेकिन आप अपने हरीफ को गले कैसे लगाते हैं, उसको मुबारकबाद कैसे देते हैं, आप इस चीज़ को कबूल कैसे कहते हैं कि हाँ आप हार गए हैं, और फिर आप उठते कैसे हैं और दोबारा से मैदान में कैसे उतरते हैं। ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल है हारना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हारना नहीं सीखता उसे ज़िंदगी गुजारनी नहीं आती। तो हम तो बच्चों को ही सिखाते ही नहीं, किसी जगह पढ़ाते ही नहीं, किसी तरह बताते ही नहीं। तो हम तो नहीं कहते हैं बस तुम सबसे अच्छे और तुमने जीतना, और जीतने के अलावा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। सो हाउ कैन वी टीच देम लाइफ स्किल्स? वो कैसे सीखेंगे और कहाँ से आएंगी? बात करेंगे इस बारे में। ब्रेक की इजाज़त, ब्रेक के बाद मुलाकात।
खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर। आखिरी बात जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी जवेरिया, आपने कहा ज़िंदगी में कुछ और भी चाहिए होता है जिसे हम लाइफ स्किल कहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं? अच्छा, जस्ट कंटिन्यूइंग, एक जो उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान में ग्रेड्स बहुत ज़रूरी है। मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अभी भी दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए ग्रेड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सिर्फ मसला यहाँ पे आ जाता है कि हम बच्चों को वो करने नहीं देते वो जो करना चाहते हैं। अगर हम बच्चे को वही करने दें जो वो करना चाहते हैं तो शायद उसमें भी वो ग्रेड्स आराम से ले लें, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है उसे पढ़ना भी आसान लगता है। तो अगर हम बच्चों को इतना ये फ्रीडम दे दें कि बेटा जो आपका दिल करता है एटलीस्ट उसको दिल लगा के पढ़ लो, तो ग्रेड्स फिर एक बाय प्रोडक्ट होती है, ग्रेड्स आ ही जाते हैं। और दूसरा, जब मैंने अपना ये स्कूल एडोपिया स्टार्ट किया था तो मैंने उसको 7 प्रिंसिपल्स पे स्टार्ट किया था। इनको बोलते हैं लाइफ स्किल्स की बात, वही लाइफ स्किल्स की, ये प्रिंसिपल्स हैं जो 21st सेंचुरी के लाइफ स्किल्स, इन्हें सर्वाइवल स्किल्स, लाइफ स्किल्स भी नहीं सर्वाइवल स्किल्स बोलते हैं इन्हें। इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है जो कि स्कूल्स में सिखाए ही नहीं जाते, लेकिन अगर हम ग्रेड्स के साथ साथ इन पर भी तवज्जो रखें तो बच्चे की एक पर्सनैलिटी ऐसी निकलती है कि उसको अपने ऊपर खुद एतमादी इतनी होती है कि आखिर में कुछ ना कुछ वो ज़िंदगी में कर ही लेता है। एक उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, कि बच्चा आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना नज़रिया किसी तक पहुंचा सकता है या नहीं, क्या वो दूसरों, जब दूसरे बोल रहे हैं तो क्या उसमें इतनी पेशेंस, इतना सब्र है कि वो उनकी बात भी सुनेगा। कोलैबोरेशन, जिसमें बच्चे जो हैं वो साथ मिलकर काम करें। हम स्कूल से निकल के एज टीम्स वर्क करते हैं, हम कभी अकेले नहीं होते हैं। तो बच्चा अगर एक टीम में काम करेगा तो वो किस तरह करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि टच ही नहीं की जाती, कि किसी चीज़ का हमेशा एक जवाब नहीं होता, किसी मुख्तलिफ नज़रिए से भी उसी चीज़ को अगर अप्रोच करें तो क्या आंसर आएगा। क्रिएटिविटी, जो हमारे लिए सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट तक लिमिटेड हो जाती है कि भाई बच्चा अगर क्रिएटिव है तो उसका आर्ट्स बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिएटिविटी ये भी होती है कि इस कप के 10 और कौन से आप पर्पस ढूंढ सकते हैं। तो आप हर तरफ से दिमाग को खोलकर इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आती है अडेप्टेबिलिटी, कि आपका बच्चा अगर इस माहौल से उठकर जाकर आप उसे एक स्लम एरिया में छोड़ आते हैं और कहते हैं बेटा आपने 4 दिन यहाँ पे रिसर्च करनी है, यहाँ पे रहना है, तो उन लोगों के साथ क्या वो अडेप्ट कर सकेगा? क्या उसके अंदर इतनी रेजिलियंस या उसके अंदर इस तरह है कि वो हर माहौल के, हर सोशल क्लास के लोगों के साथ बात कर सके विदाउट थिंकिंग कि जी नहीं मैं बहुत कमतर हूँ या मैं बहुत सुपर हूँ। फिर उसके बाद एक आती है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। जब हम लोग पढ़ रहे थे या जब आप पढ़ रहे थे उस ज़माने में किताब को खोल के उसको याद करना एक बहुत बड़ा स्किल होता था। अब क्योंकि चाहे जिस आबादी में जहाँ पे भी आप रहते, काफ़ी हद तक इंटरनेट आम हो गया है, इंफॉर्मेशन आम हो गई। अब उस इंफॉर्मेशन को उठा के आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। ये हम इस बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे। हम याद कर लेते हैं चीज़ें, अभी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है डॉक्टर साहब, तो कैसे सीखेंगे हम ये? बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं जो इन्होंने ये बताए 1 2 3 4 5 गिन के, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में नहीं है। हम तो वो जो जैसे वो फिदा साहब का सवाल था कि हम लैंग्वेज के चक्कर में फंसे पड़े, मादरी ज़बान नहीं है हमें कराई जाती। जैसे मैडम जवेरा ने कहा कि एडवांस कंट्रीज़ हैं, मसलन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो अपनी ज़बानों में पढ़ाते हैं। हम क्यों उर्दू अंग्रेज़ी में है कि हम नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अभी टेक्स्ट में नहीं है ये सारा कुछ, तो अब हमें वालिदैन को करना पड़ेगा ये? नहीं, मैं बताऊं कि उनको स्कूल ऐसे जो दो ग्रुप्स बन गए ना, हमने कहा कि एक रूरल एरियाज़ का एक सेटअप है और पाकिस्तान के जो देहाती अर्बन एरिया का और सेटअप है। तो जिन को ऑप्शन है उनको देखना चाहिए कि स्कूल्स का जो निसाब का सिस्टम क्या है, स्कूल के टीचर की कॉम्पिटेंसी क्या है। अगर जिनको एक अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए तो उनको ये चीज़ें देखें कि वो लाइफ स्किल्स कितना सिखाते हैं, ना कि सिर्फ वो रट्टा जो पुरानी मेमोराइजेशन हाफजे पे जोर है कि जी मेमोरी उसकी कितनी शार्प होगी वो सीख जाएगा। लेकिन लर्निंग ये नहीं है कि आपका हाफजा कितना तेज़ है, लर्निंग ये है कि आपके बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है, आप चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं, आप में एडाप्टेबिलिटी कितनी है। तो लर्निंग की मीनिंग पेरेंट्स को आनी चाहिए कि बच्चों में जो स्कूल जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहती है वो है क्या, वो इनकलकेट करना चाहती है शख्सियत में वो है क्या। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, प्रिंसिपल या स्कूल या टीचर को ये देखना चाहिए कि इस बच्चे में सीखने के अमल के लिए कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, वो देखना चाहिए।
और एज ए सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम को, एज ए गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो जनरेशन है, देखिए 50% से हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन 25 ईयर की एज की है। हमें ये देखना चाहिए कि हमें फ्यूचर में कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने वकील चाहिए, कितने अच्छे टीचर चाहिए। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग 2020 जो विजन बना रही है, उनमें उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। वो देखना चाहिए कि हमारा 10 साल आगे करिकुलम कैसा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स को 10 साल का हम तो आज तक पानी के आगे बंद नहीं बांध सके, आगे 10 साल के बाद हमारा टीचर नहीं बना सके, बिजली की अपनी जो बढ़ती हुई मांग है उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सके, आज तक हम इन बुनियादी सामने जो हमारे मसाइल है उनका नहीं हल निकाल सके। बच्चे तो फिर बच्चों वाली बात है ना कि उनके बारे में बात कीजिए। बहुत क्रिटिकल इशू है, ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है हमारे, ज्यादातर देखा जाएगा। हम क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो की बात करेंगे ना सिस्टम की, तो वो बड़ी जिम्मेदारी है। अजमाइला, वाइंड अप, आप क्या सजेस्ट करेंगी? बच्चों को कैसे हम सिखाएं, क्या सिखाएं और किस तरह से उन्हें जिंदगी में कामयाब बनाएं? देखें, हेल्दी बॉडी बेयर्स अ हेल्दी माइंड, हम सब ये बात जानते हैं। हम लोगों ने चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारा ताल्लुक है, तो हमने इस चीज़ पे फोकस करना ही छोड़ दिया है। हम बच्चों को मुनासिब जिस्मानी खेलकूद से हमने दूर कर दिया है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन वो भी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इत्तदाल पसंदी जो है, मियाना रवि का जो रास्ता है वो द बेस्ट है। अभी हमारे पास जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, जो इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, हम सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि पेरेंट्स की उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले बच्चे में जो चेंज आना है वो पेरेंट्स के थ्रू आना है। ठीक है, अच्छा, उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट है। अब ब्लैंक स्लेट पे कौन सी चीज़ें अपना नक्श छोड़ती हैं? एक तो हेरिडिटी छोड़ती है और दूसरा एनवायरनमेंट छोड़ती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में कौन आता है? पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स, पीयर्स एंड मीडिया, ये चीज़ें आती हैं। बहुत बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने बच्चों में जो थिंकिंग है वो पॉजिटिविटी इनकलकेट करनी है। वो हम कैसे करें? छोटी सी उसके लिए टिप है कि आप जो हैं हमेशा एंथुसियास्टिक वर्ड्स इस्तेमाल करें। आप कभी ये ना कहें इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आप उसकी बजाय पैशन से कहें फैंटास्टिक, फैबुलस। अब आप देखें कि ये दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं तो फ़ौरन से मूड में एलिवेशन कितना आया। ठीक है, इसी तरह आप जो है इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। कभी भी ये ना कहें आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट गुड ग्रेड्स, आई एम स्ट्रगलिंग एवरी डे। आप उसकी बजाय ये कहें कि आई एम ट्राइंग टू अचीव, आई एम थ्राइविंग फॉर इट। ठीक है, ये पॉजिटिविटी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर इसी तरह जो हमारे डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं, इनकरेज करते हैं सेरोटोनिन अपटेक के लिए। सेरोटोनिन किन चीज़ों में होता है? जैसे आइसक्रीम है, वो आप डिज़र्ट्स खाएं, मीठी चीज़ें खाएं। बनाना में सेरोटोनिन बहुत है। हमने आजकल बच्चों को क्या किया है, ना सिर्फ अंग्रेज़ी स्कूल सिस्टम्स में डाल दिया बल्कि जंक फूड्स उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। हमारे बच्चे दूध, दही, मलाई, बटर इन चीज़ों से दूर हो गए। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें हाफिजे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हमें लेके जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा और आपका एक एनर्जी प्लेक्सेस है हम लोगों के इर्द गिर्द, एक एनर्जी सिस्टम है। मैं आपके साथ ऊंचा बोलूँगी, आपके पे अपना टैंट्रम थ्रो करूँगी, तो आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो उसको मेरी तरफ से एक ज़र्ब लगेगी। अगर आप यहाँ पे बैठी हैं, आप अपने बच्चे से बात कर रही हैं, वो उठता है, सीधा कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है, तो ये क्या है? इसने फिर आपके एनर्जी सिस्टम पे एक ज़र्ब लगाई। इसलिए वो घर जहाँ पे आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक्सचेंज होते हैं, उनमें कोई नतीजतन गुफ्तगू नहीं होती। एक जो है वालिद जो है वो माँ पे येल कर रहा है, माँ आगे से टिट फॉर टैट शाउट कर रही है। हल ये है कि हमें इस चीज़ की तरफ आना चाहिए कि सारी चीज़ें साथ लेके चलें, लेकिन मियाना रवि से हम अपने बच्चे को एक मखसूस टाइम दें कि वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल करें। हम उसे वीडियो गेम से, मोबाइल से, इंटरनेट से दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक वक्त की ज़रूरत है, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये है कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन एक रेशो के साथ, एक प्रोपोर्शन के साथ। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत और गुफ्तगू बच्चों के हवाले से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए जवेरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहीं। मेरे एक और मेहमान मेरे साथ हैं, उनके वालिद साहब भी बड़े कमाल अंदाज में गाते थे और अपने रिवायती अंदाज में गाते थे। कमाल महसूस साहब के साहबजादे हैं और अब इन्होंने पश्तो को टेकअप किया है रॉक एंड पॉप सीन के साथ। बड़ा अच्छा रीमिक्स और बड़ा अच्छे अंदाज से गाते हैं। उन्होंने अभी जो अचीवमेंट है टॉप 5 जो म्यूज़िक मेला में सिंगर्स रहे उनमें से एक थे। और इनके आजकल एक सॉन्ग जाना जो है बड़ा हिट है। एक और नया सॉन्ग इनका आ रहा है वन डे मंडे। सो मेरे साथ हैं शान खान। अस्सलाम वालेकुम शान, तशरीफ लाइए। कैसे हैं?
बिल्कुल सही आई। कैसे हैं आप? बिल्कुल जबरदस्त। एक चीज आप में और वालिद में बड़ी मुश्तरक है, दोनों बड़े धीमे अंदाज से बोलते हैं, लेकिन वो धीमे सुरों में गाते थे, आपने गाने के सुर बदल लिए। थोड़े से बदलने पड़ते हैं क्योंकि एज का भी डिफरेंस था ना। बिल्कुल सही। तो Definitely. जनाब ओवर टू यू, कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं हमें? आज मैं स्टार्ट लूँगा अपने फर्स्ट सॉन्ग जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। नो बॉर्डर्स हम लोग का एक सॉन्ग था ठीक है। जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने पश्तो रैप इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक, तो रैपिंग पश्तो बहुत रैप। लोग लैंग्वेजेस में सुनी होगी व्यूअर्स ने, बट यह कि पश्तो रैप फर्स्ट टाइम मैं जरा जनाब प्लीज। गड़े वड़े दी जाना ना, वो मैंने सलास रवान गड़े दी जाना ना, लारे बखैबर के गुर लारे बखैबर के ये पश्तो वर्ड्स दस अजीबा करके सने वाले मत कोने चले पीढ़ी के वाड़े ने व्याप्त नशे कोने मोरे मोरे दस अपने को नशे कोने द रैप यू एडिक्शन दे दस नशे पतवाने दराला यू बदमाश दराला यू बद वाड़े यू बता उकत नु शुरू शुट सर और लगे साथ के वाड़े यू बसर उजल कम ऑन यार देखे से खास खबर था हर को ले जनाई पमा बंदे झगड़ा था टूल वही जमान दे झगड़ा को पकार दे तो पश्तो रैपर दे उठोनु ना उक्याते स्वाति मिने लते यार दे वो कोले हमको समा सुमरा जा डिमांड दे ये समा सुमरा जा डिमांड दे पाकिस्तान दे जाना ना बदले जाके मिज़रा मायंदे जाना ना काहे ददगे पामुंग डेर ग्रांडे जाना ना दागरूना ग्रूना दागरूना ग्रूना ये उर्दू वर्ड्स ये बदमाश इसको गोली या उधार दो तो सचरसी इसको भंग बेशुमार दो रैप के लिए इसको बच्चियां और कार दो मुझको सिर्फ एक माइक और एक गिटार दो मार दो हम मार दो इस बीट पे सतार दो गिटार दो हथियार दो फैंस को हथियार दो बॉडी चूज कुछ अलग आवाज दो देसी रैप में अब पश्तो पुकार दो गड़े वड़े दी जाना लारे बखैबर के गड़े वड़े दी जाना ना, वो मैंने सलास रवान गड़े दी जाना ना, लारे बखैबर के गुर लारे बखैबर के ये पश्तो वर्ड्स Abaskom har shabaza uwazam je masere te banga ke no tava biaza uswazam ubashram har wufare ubashram sta ear drum ta music de timra tezu hen ka biata har yo hum the old school yeah the old school's a sword come the party flows a joy come party this party that push no rap I do that party school is the man fans keep on listening that's what fans keep on listening down see I introduce it and still I rule it nobody can do it cause I approve it the king of party rap the bling of party flow the king of Portugal is that you already party record hold toll mata vai sama par rap bande toll sir ho sahi khushale ki che akhita sa rap to come but they rap bande the toll rap over some yeah Morning with Farah.
खुशामदीद जनाब। अब तो शान खान भी हमारे साथ हैं और उनसे गपशप मुलाकात भी आप देख रहे हैं। अच्छा शान, कैसा लगता है वालिद के बाद खुद जब आप इसमें आए तो अंदाज़ा था कि आप पॉपुलर हो जाएंगे? एक्चुअली बिल्कुल ये मैं मेंशन करूँगा कि मैंने एफर्ट्स भी किए हैं डेफिनेटली इस फील्ड के लिए। वालिद साहब की अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सिर्फ एक बात याद रहती है, आज तक मुझे याद है, ऑब्वियसली वो लेजेंड थे। उनकी यही एक बात थी कि बेटा मैंने तो चलो फोक किया, ठीक है, इसलिए फोक किया क्योंकि माशाल्लाह अबू पहले नेवी में होते थे, कजर नेवी में। लाइक वो 40 के बाद उन्होंने वो अपनी सिंगिंग मतलब उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, इसलिए उनके बाद टाइम भी इतना वो नहीं हुआ, जस्ट 10-20 ईयर्स का, मगर इतना नाम कमाया। लक होती है ना कुछ लोगों की। मगर मुझे सिर्फ ये कहे कि तुम अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इस चीज़ को मतलब लाइक तुम इसमें जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा समंदर है बेटा। पता नहीं है कि इसमें बंदा पार चला जाएगा या नहीं जाएगा, या दरमियान में जब बंदा फंस जाता है फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो वो बातें आज तक मुझे याद हैं कि वाकई एफर्ट्स बहुत होती हैं। बाकी अल्लाह पे बंदा अगर छोड़े तो बेहतर होता है, क्योंकि लक भी बहुत मैटर करती है इस फील्ड में। मगर माशाल्लाह आपकी कामयाबी का फिर क्या सीक्रेट रहा इसमें? माशाल्लाह हम लकी सबसे मेन बात यह है, वरना और बाकी मैं एफर्ट्स भी काफ़ी किए हैं मैंने। तो ये है कि बाकी लक ने बड़ा। अभी तो आपने जो पश्तो हमें सुनाया उसमें हमें बस ये समझ आया कि आपने पश्तो को रैप किया है। और एक लफ्ज़ मुझे पश्तो का बहुत ही अच्छा लगता है जो कि फारसी से लिया हुआ है, जानान। जितना खूबसूरत आप लोग कहते हैं जानान। जानान लफ्ज़ पे मतलब काफ़ी लोग एक तो समझते हैं, और जानान मतलब ऑब्वियसली इट्स स्वीट हार्ट काइंड ऑफ, लाइक ये कह सकते हैं आप। बट ये कि जानान मेरा एक अपना सॉन्ग भी है, वो भी काफ़ी मतलब उससे मुझे और जानान जैसे हदीका का भी हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था। तो वो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज जब आ जाते हैं और एक चीज़ को नहीं ये लफ्ज़ भी बहुत खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, वेरी डिसेंट। मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ मुझे इसमें नहीं नजर आता है अपनी उर्दू लुगत में। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है महबूब को डिफाइन करने के लिए। जानान जब उसे कहा जाता है जानान। तो मुझे तो इस सारे गाने में सिर्फ जानान ही समझ आया और एक इतना ही समझ आना काफ़ी था कि बाकी सब कुछ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, उर्दू रैप भी दरमियान हुआ था, मगर ये कि मोस्टली समझ नहीं पाते। इट्स मीन्स कि लाइक बेसिकली ये फीचर्ड हुआ था 2 बैंड्स का। मैं अलग बैंड उस वक्त मतलब लाइक हमने उर्दू किया, जैसे हम पहले भी आए थे आपके शो में। तो मेरा बैंड तो अब खैर वो अब नहीं रहा, बट यह कि अब मैं सोलो मैंने अपनी वो स्टार्ट कर लिया एज एन सोलो। तो उस वक्त ये अलग एंड फॉर्टीट्यूड बैंड का फीचर था। फॉर्टीट्यूड इज इन पश्तो एंड इंग्लिश रैपर्स, वो ओनली रैपर्स थे सिर्फ। तो उसमें से उर्दू डबिंग जो हमने की है वो ये किया कि एक बदमाश इसको गोलियां उधार दो, दूसरा शर्जी इसको भंग बेशुमार दो, रैप के लिए इसको बचियां और कार दो, मुझको सिर्फ एक माइक और एक गिटार दो, और देसी रैप में अब पश्तो पुकार दो। लाइक देसी रैप में पंजाबी तो बहुत होता है, बट इस बार हमने ये इसमें बाकायदा कहा कि पश्तो पुकार दो। बिल्कुल ये कुछ इस तरह के लिए। कैसा लिया है पश्तो बोलने और सुनने वालों ने आपकी इस एफर्ट को कि पश्तो रैपिंग हुई है? माशाल्लाह ये सॉन्ग उस वक्त तो यूट्यूबिंग भी मतलब ऑब्वियसली उस वक्त चल रही थी पाकिस्तान में जब हमने ये रिलीज़ किया था, लॉन्च किया था सॉन्ग। तो उस वक्त मुझे अभी तक अगर याद है कि 2.5 से 3 लाख व्यूज़ हो गए थे इस सॉन्ग के। अच्छा। और बहुत हिट हुआ और बहुत सराहा। नुकसान है शान पाकिस्तानी सिंगर्स को और फनकारों को यूट्यूब के बंद होने से, इसलिए कि हमारा कंटेंट, हमारा चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें क्रॉस नहीं हो सक रही। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, मगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उस दिन मैं एक फेसबुक की अगर मैं बात कहूँ, एक स्टेटस पढ़ा था उस दिन कि भाई शायद अब गवर्नमेंट स्टेटस के ऊपर 5 रुपीज़ और पता नहीं पिक्चर के ऊपर 12 रुपीज़ और समथिंग, और लिटरली मैंने उसको भी सीरियस ले लिया था, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। और टैक्स लगाने वाली बस बंदा ज़रा डिसर्ट ऑब्वियसली हो जाता है कि आर्टिस्ट को कुछ दिया तो नहीं जा रहा, एटलीस्ट लिया तो ना जाए उससे, जो उसकी अपनी एफर्ट्स हैं, जो उसके अपने राइट्स हैं, वो तो एटलीस्ट। और ना कोई बात करता है राइट्स की, आर्टिस्ट की। पाकिस्तान में मतलब बिल्कुल कुछ समझा नहीं था कि भाई आर्टिस्ट तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसके राइट्स की बात ही नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि होनी चाहिए। सही। अच्छा, अभी आपसे हम एक उर्दू में कुछ सुनना चाह रहे हैं। अच्छा। ताकि हमें थोड़ा कुछ समझ भी आए ना। हाँ, उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए। पश्तो वाले तो सारे आपको सुन ही रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। इसमें एक मेरी ये वर्सटिलिटी है कि मैं मतलब लैंग्वेजेस 3-5-6 लैंग्वेजेस आती हैं मुझे। तो मैं एक आबदा जी का अरे वाह के जो स्टाइल में उन्होंने किया था, वैसे तो बहुत बुल्ले शाह काफ़ी लोगों ने किया है, मगर आबदा जी क्या बात है, मेरी इंस्पिरेशन है। तो कोशिश करूँगा कि इंसाफ कर सकूँ, एक कलाम मैं परफॉर्म करूँ। प्लीज। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं है, वे लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया,
ए वे लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया ते कदी नफ्स अपने नाल लड़या नहीं हो असा इश्क नवाज जदों नीति है उदो भूल गए मंदिर मसीती है असा इश्क नमाज हो तैकू काबे दे विच पाया नूर दिस साडे बुतखाने विच हजूर वसे सकुने तैकू दूर वसे सकुने तैकू दूर वसे तेरी नीयत विच बदनीति है हो असा इश्क नमाज हो मुल्ला छोड़ दे इल्म किताबां एवें चाहे बार अज़ाबां दा वुज़ू कर ले शौक शराबां दा वुज़ू कर ले शौक शराबां दा तेरे अंदर बाहर पलीती है हो असा इश्क नमाज बुल्ले शाह आखिर में कहते हैं हो बुल्ले नच के यार मनाया है सारा दिल दा कुफर गवाया है अपने दिल दा मकसद पाया है अपने दिल दा मकसद पाया है जदों नजर इनायत की असा इश्क नमाज आखिर वो मतलब पा लिया आखिर वो मतलब पा लिया मुर्शिद ने जो हमसे कहा बिन इश्क दिल बर के सचल क्या कुफर क्या इस्लाम है अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा सर मांगो तो बेसर हूँ जो सर मांगो तो हाजिर हूँ जो सर मांगो तो बेसर हूँ जो सर मांगो तो हाजिर हूँ मुख मोड़ूं तो काफर हूँ मैं जानू मेरा खुदा जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने चढ़ा मंसूर जो सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिलबर चढ़ा मंसूर जो सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिलबर अरे मुल्ला
पढ़, अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानू मेरा खुदा जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा शान माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। तो ये आपने सीखा भी है, इसका मतलब वालिद से भी? अच्छा, अभी आप जब अनाउंस करी थी मैंने सुना, मैं बैठा हुआ था और जब देख रहा था ऑन एयर, आपने उस वक्त भी ये बोला और शायद म्यूजिक मेला में भी आपने मेरी यही बोला था कि मैंने सीखा हुआ है। बट मैं आज ये व्यूअर्स को भी कहूँगा और आपको भी, मैंने सीखा नहीं है। ये मैं मान नहीं सकती जिस तरह से आपने गाना सब लोग निभाया। यही बोलते हैं, बट उस प्यारे रब का इतना फजल है कि मतलब मैं नहीं कुछ बयान नहीं कर सकता, शायद मेरी इतनी औकात नहीं जितना उसने दे दिया मुझे। बट ये कि जब टैलेंट वो देता है या जो कुछ देता है वो नवाजता है, तो फिर ऐसा नवाजता है कि उसमें फिर शायद सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अगर सीखा जाए ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको रिफाइन करना, उसको फर्निश करना, और इससे तो मतलब वो भी खुश होता शान, है। अगर वालिद कमाल महसूद साहब ना होते तो क्या शान भी तब भी सिंगर होता? अच्छा, ये भी बाद में मेंशन करूंगा, मेरे वाले साहब भी नहीं सीखे हुए थे। हाँ, वो तो नहीं सीखे। यस, मैंने उनसे बिकॉज वो interview- फोक थे, फोक आर्टिस्ट थे, मगर वो भी बहुत ही मतलब अल्लाह ने उनको नवाजा था, क्योंकि उनकी तो फील्ड भी, मैंने जैसे कहा 40 इयर्स बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया। बट ये है कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे नहीं लगता नहीं, कि नहीं, अगर वालिद- फैमिली वाइज या ये हो सकता है, ये अल्लाह की तरफ से जो होता है बस वो दे देता है। वो जब नवाज देता है तो फिर, क्योंकि अभी अबू मेरे पर्सनली मेरे फ़ैन थे, मैं ये बात आज भी मेंशन करूंगा, जब भी वो अकेले बैठते कहते बेटा सुनाओ, अगर तुम बेसुरे हो तो मैं कभी भी ना छोड़ता तुम्हें इस फील्ड में, नेवर एवर। और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद ही जाके मैंने अपना बीबीए ऑनर्स किया। उसके बाद जाके फिर जब मुझे फाइनली थोड़ा रिलैक्सेशन मिला और थोड़ा मतलब इसको साथ साथ में लगा हुआ था उस वक्त भी बैंड जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था एज ए लीड वोकलिस्ट। तो वो एक उर्दू, वो एक डिफरेंट दौर था मेरा, एक डिफरेंट स्टाइल था मेरा, एक बैंड के एक डिफरेंट वो होता है। तो उस मगर उससे जो एक्सपीरियंस हुआ आज, मेरे पश्तो जितने व्यूअर्स हैं, जितने मेरे फैंस हैं माशाल्लाह इस वक्त, उनको मैं ये कहूँगा कि आज ये मुझे फीडबैक आते हैं फेसबुक पे हर जगह पे कि लाइक आप इतना मॉडर्नाइज स्टाइल से या कुछ न्यू म्यूजिक कर रहे हैं पश्तो में, ऐसा कभी पहले हुआ तो नहीं। ये क्या खास रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि मैं बैंड से एज एन लीड वोकलिस्ट आ चुका हूँ, तो वो एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन हुआ है। अच्छा, पश्तो म्यूजिक में बड़ा काम हो रहा है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। उसी पे तो हो रहा है आजकल, उसी पे तो काम हो रहा है माशाल्लाह। ये तो अच्छा ये देखिए ना कि ये अल्लाह ताला तकरीब में भी तामीर के सामान कैसे रखता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि केपीके जो सूबा है वो किस तबाही और बर्बादी से गुजरा है, और हमारी दुआएं हैं कि वहाँ जिंदगी वापस आए। स्पेशली हमारा एरिया तो साउथ वजीरिस्तान जैसा कि आप लोगों को तो छोड़ के आना पड़ गया था और थ्रेट में रहे आप लोग इतना अरसा। ज़रबे अज़ब स्टार्ट है तो वहाँ पर तो बस अल्लाह रहम करे। मेरी तो दुआएं हैं कि बस मेरे लोग जितने हैं और मेरा पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह बस सेफ रहे और हम यहाँ पीस हो बस, जिसके जो आर्टिस्ट के लिए फ़ायदा, जो हर इंसान के लिए उसका फ़ायदा है। पीस इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे और शान से कुछ और खूबसूरत सा म्यूजिक जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। आसमान का पटे यारे नाश्ता मंडे मंडे का तोरे जुल्फे जोड़े का पोटंडे ते पाखा गोला नावड़ा चल के फिर वखाता देखता ही पकोता दीना मंडे मंडे का तोरे जुल्फे जोड़े का पोटंडे ते पाखा गोला नावड़ा। ये आपका बड़ा आजकल फेमस सॉन्ग है, नया सॉन्ग है? इट्स माय न्यू सॉन्ग, बल्कि मैं आपको ऑन एयर ही बोल देता हूँ अभी आपको।
ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें वो जो मॉडल सिलेक्शन कर रही है ये मेरी मॉम की डिज़ाइनिंग है। अच्छा। सारी मतलब ड्रेसेस जितने भी हैं तो एक वो बड़ा वो पठानों वाला जो एक न्यू स्टाइल दिया है, एक इसको हम बोलते हैं गाढ़ खत ना। सही। और ये बहुत वो होता है हैवी होता है, मतलब मोस्टली अगर एक किसी यंग लड़की को पहना दिया जाए तो वो शायद बर्दाश्त भी ना कर सके, वो बहुत हैवी होता है ना। सही। और बहुत ये तो जो उसको पहना हुआ हमने एक न्यू लुक दिया, अगर आप देखें ना वीडियो में ये वाला जो पहना हुआ है ये एक डिफरेंट स्टाइल, ये मेरे सही। मॉम की डिजाइनिंग है सारी। क्या बात है। तो बल्कि मैं आपको भी एक एपिसोड के लिए स्पेशल आपने जरूर जो है ना आपको मैं ये रेफर करूंगा कि ये बहुत अच्छी मैं लगेगी, पहनूं आप पे ये? बहुत सूट मैं तो बहुत शौक से पहनूंगी इसलिए कि मुझे तो इस तरह क्योंकि की इसमें चीजें- और भी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। तो बिल्कुल। ये एक चेंज, मतलब मैंने अपना कल्चर प्रेजेंट किया इसमें थोड़ा और थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ। और ये मेरा, मुझे ये लगता है कि मेरा पहला फास्ट अपबीटेड सॉन्ग है। इसमें क्या क्योंकि कह मेरे रहे हैं slow आप? होते हैं। वनडे मंडे तो समझ आ गया। घंटे बंडे मींस गोल मटोल टाइप। वनडे मंडे। मोस्टली अभी मुझे बड़ी हंसी आई है, मुझे याद आया एक कमेंट हुआ था, मतलब जो ऑब्वियसली मेरे पंजाब में भी काफ़ी फैंस हैं, मतलब जो पंजाबी लैंग्वेजेस के लोग हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें तो यही सुनाई दिया है गुंडे मुंडे डंडे और क्या है इसमें। मैंने कहा मंडे ट्यूसडे संडे बस वो भी कर दो, कोई बात नहीं, जो आप लोग को अच्छा लगे। गुंडे मंडे इज बेसिकली गोल मटोल सा, मतलब कि गुंडे मुंडे द तोरे जल्फे जोड़े का पोटंडे। एक लड़की को ये बोला जा रहा है कि गुंडे मुंडे ये गोल मटोल से, ठीक है, जो तुम्हारे बने हुए मतलब कर्ली से बाल, ठीक है, इसको बना के जोड़े का पटंडे, ठीक है, मतलब माथे पे बना के, और द बागा गुलान रावड़ा बाग में जो और वहां से मेरे लिए फूल ले आओ। तो क्या बात है। क्या बात है। ये इट्स एन ओल्ड फोक सॉन्ग जस्ट लाइक बीबी शेरीन है। सही। और ये उसी तरह का एक बहुत मतलब फेमस ट्रैक था, तो उसको मैंने रीमेक किया मगर एक डिफरेंट स्टाइल। सही। अच्छा, आपसे कोई और अगर हम सॉन्ग सुनना चाहें तो उसमें क्या सुनाएंगे? एक सॉन्ग है मेरे वालिद साहब का, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो उनकी याद भी डेफिनेटली ज़रूरी है। और उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग जो कि FM 100 के ईयर का बेस्ट सॉन्ग रह चुका था, ये आज तक मोस्टली व्यूअर्स को ये है, इवन कि मैं अपने फैंस को भी बताता रहता हूँ कि अभी तक पता नहीं चला था उन्हें कि कमाल मसूद साहब बेसिकली कैसे दिखते थे, वो कैसे, क्योंकि वीडियोस का वो दौर नहीं था ज़्यादा उस वक्त। लेकिन मैंने तो शो में बुलाया था। मगर ये कि आपने जब बुलाया था शो में, तो उस शो से भी बड़ा एक तो वो हुआ था, क्लियर हुआ था, मगर ये सॉन्ग बहुत हिट हुआ था। इस सॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनली ये बहुत हिट हुआ ये गाना, पता नहीं चला था, तो आज मैं ये क्लियर करूंगा। मैंने वालिद की आवाज में तो इसी तरह लाइव बैठ के सुना हुआ। हाँ, आज बेटे से सुनती तुम चले आओ पहाड़ों की बिल्कुल, कसम, लवली सॉन्ग। और मैं डेडिकेट करूंगा अपने वजीरिस्तान को कि जो इस वक्त हालात हैं पूरे KPK के, तो इसमें उर्दू वर्ड्स में थोड़ा सा सिर्फ बयान किया गया कि जो चल रहा है इस वक्त। इन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है, और चाप कोई से अब आईना भी कतराता है, अब तो पहचानता हूँ खुद को भी अंदाज़े से। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
कब मेरा महबूब मिलने आएगा, तेरे आने की खबर वो लाएगा। हाँ, कब मेरा महबूब मिलने आएगा, तेरे आने की खबर वो लाएगा। खाक से अश्कों के बरसे कब सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ब्यूटीफुल शान, आपने सही कहा कि मैसेज भी था। वालिद साहब जो हैं वो आपके फैन थे, इसलिए कि द वे यू सिंग माशाल्लाह वो एक बहुत ही कमाल किस्म की बात है। एक बड़ी एक स्टेप, बल्कि कई स्टेप जो है वो आगे की बात थैंक यू है। वेरी मच। ये आपका बड़ापन है कि नहीं, मैंने तो ने म्यूजिक सराहा। मेला में भी जब वो कर रही थी तो वो नीचे बैठकर चौकड़ी मारकर ऐसे करके जो शान को मैंने वो सुनने का पूरा मजा है। एपिसोड देखा था और मैं इतना इम्प्रेस हुआ था। फरा वैसे भी मैं तो आपका फ़ैन हूँ, शोज़ देखता रहता हूँ, बट मेरे जब आपने डैड का शो देखा तो मैंने सिर्फ वो जितना डाउन टू अर्थ तरीके से आपने शो किया, उसमें हालांकि सब फोक एक चल रहा था ना, सब फोक आर्टिस्ट आए थे, मगर बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा कि आपको एक सही आर्टिस्ट की पहचान है नहीं, बहुत कि वो शुक्रिया, मुझे- वो क्या है, मतलब वो क्या होता है, और आपको होनी भी चाहिए डेफिनेटली। आप माशाल्लाह जिस जगह पे बैठी हुई हैं, जिस पैनल पे बैठी हुई हैं, तो आपको आप तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को सुन चुकी हैं कि आपको तो गॉड ब्लेस यू, समझ थैंक यू, आ जाती है कि- हाँ, सुन के पता चली जाता है थोड़ा बहुत, Definitely. लेकिन आपको अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस किया है, विच इज़ अमेजिंग, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके। ब्रेक के बाद फिर हो रही है आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर। आज शान खान मेरे साथ हैं, उनके साथ साथ हमने बच्चों के हवाले से बातचीत की। शुमाइला मेरे साथ हैं, जवेरिया मेरे साथ हैं। शुमाइला, वाइंड अप करना चाह रहे हैं हम, आपकी वाली जो बात थी, क्या करें मजीद वालिदैन? देखें, एक तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी फ़रा, कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कि यहाँ पे हम सब ने अपने अपना रोल प्ले करना है। और मैंने हैसल कौम में अभी इन्होंने वज़ीरिस्तान की बात की, ज़रब अज़ब की बात की, तो वो हम लोग एज अ नेशन एक बहुत बड़े ट्रॉमा में से गुजरे थे, जब वो सॉरी टू से मॉर्निंग शो में उसका जिक्र आ रहा है। लेकिन मैं ये इसलिए ज़रूरी समझती हूँ करना कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी मदर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ 1965 की जंग में हमारे जो आप साने पेशावर का जिक्र करना हाँ चाह रही, कहाँ स्ट्रॉन्ग है? इस दफ़ा ईद नहीं मनाई गई, मुझसे जब बार बार मेरी आंखों में आ रहा था कि यार मैं वहाँ गई थी कि यार ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि रोज़ एक माँ जो है अपने बच्चे को फिर भी जो है तालीमी इदारों में भेजती रही कि भाई नो, यू हैव टू फाइट इट बैक, आपने एजुकेशन सीख करनी है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट टारगेट था हमारी एजुकेशन को स्नब करने का, कि जिसको हमने बड़ी बहादुरी से फेस किया, हालात ने साथ दिया, माँ बाप जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, बच्चों ने इसको वो दे वर्कड इट आउट। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे 1965 में जो फौजी हैं वो बम जो है बांध के तो टैंकों के आगे लेट गए थे, इसी तरह मनहसुल कौम जो है एक वही चीज़ जो है वो भी रिपीट हुई है। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो वेरी पेनफुल, हमारे पास बर्दाश्त के अलावा और कोई चारा नहीं था, वरना हम इस पे पता नहीं क्या कर दें। लेकिन हम बहुत बेबस हैं, जितने वो वालिदैन बेबस हैं उससे ज्यादा हम लोग बेबस हैं कि हम उनकी तकलीफ देखते हैं, हम तड़पते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, और फिर हमें हंसना भी पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है। दिस इज लाइफ, इट गोज ऑन। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मिसाल के तौर पे ये जो मग पड़ा हुआ है आपके साइड टेबल पे, इसको अगर मैं अभी अपने हाथ में उठाऊँ, ठीक है, मैं इसको कितनी देर उठाऊँ?
अगर मैंने इसको ज़्यादा देर उठाया तो जाहिर है मुझे एक प्रेशर फील होगा, मुझे एक पेन फील होगा, एक स्ट्रेस फील होगा, एक स्ट्रेन आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितना एक प्रेशर को बेयर करेंगे, जितनी देर तक आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आप इस कप को आप साइड कह पर रहे हैं कि रखें। चारी मैं उसको समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैंने आपसे ये बात जानने की कोशिश की है कि बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वालिदैन क्या करें? उनके सामने स्ट्रेस की प्रैक्टिस को कम से कम करें। आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे उनके सामने, बच्चे भी आप ही से सीख रहे हैं। सही। मैंने आपको कप की एग्जांपल इसलिए दिया है कि इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए रखूं, लिया, मैंने इसका मकसद पूरा किया, इसको साइड पे रख दिया, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेस कब हो जाएगा? जब मैं इसको लिए रखूंगी, उठाए रखूंगी, थक जाऊंगी, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, आई एम इन स्ट्रेस, तो तुमने भी आगे आने वाली जिंदगी में ऐसे ही करना है। ठीक है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को डिस्करेज करना। अब यहाँ पर ये हम बाकी साइकोलॉजिकल टिप्स हैं वो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू जवेरिया, थैंक यू शुमाइला। जो मतलब आपके कहने का ये कि जो कुछ हम करते हैं हमारे बच्चे उससे सीखते हैं। अब जबकि हमारी निसाब तालीम में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो हमें बहुत सारे रवैयों को और बहुत सारी अच्छी बातों को उन्हें प्रैक्टिस करके सिखाना पड़ेगा। और अगर हमें उनका एक लिस्ट बना लें जो ज़िंदगी में आप समझते हैं लीडरशिप के औसाफ हैं, अच्छे इंसानों की किरदार हैं या बातें हैं या फिर आते हैं, तो हमने कैसे उनको अपने बच्चों को सिखाना है, वो निसाब आपके घर में खुद तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारी दरसी कुतब में वो मौजूद नहीं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शान साहब, मैं सारा कुछ इसलिए कर रही थी कि जल्दी से आपकी तरफ आऊँ और आपसे गाना जो है वो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन सकूँ, क्योंकि इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जाते जाते अब क्या म्यूज़िक शेयर करेंगे? अच्छा, ये मैं आपसे भी पूछूंगा कि जो आप लोग वैसे, क्योंकि 2 सॉन्ग्स ही मेरे पास ऑप्शन है, एक गुलाम अली खान साहब का है पता लगा मैनू, वो ज़रा डिफरेंट एक वो जॉनरा में चल जाता है। आंखों के सागर भी, क्योंकि आप ये जो सुनाना चाहें, है ना? आंखों के सागर आई थिंक इज क्या सुनना चाहेंगे? आंखों के सागर, चलें जी। yes, so- पता लगा, पीछे ऊपर से आवाज़ आई, पता लगा। अच्छा, आंखों के सागर। चल, आंखों के सागर। आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूब